आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी जीके के तहत जीके का 6वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम उन प्रश्नों को कवर करते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी के आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को एक टेस्ट के रूप में लेना या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होता है हर बार। नीचे आपको ये दिखाया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस परीक्षा में और किस डेट को पूछा गया था। क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पे वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था वन रक्षक में और इसका एग्जाम डेट है 11/12/2015। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 से 3 सेकंड के भीतर। देखिए योजना आयोग को बनाया गया था 1950 में और योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कैबिनेट के एक मीटिंग के द्वारा इसको बनाया गया और इस योजना आयोग का काम था कि अगले 5 सालों के लिए योजना बनाना। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 1 जनवरी 2015 को इसको नाम बदल करके अब इसका जो नाम है ये रख दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग और योजना आयोग में कुछ डिफरेंस हैं और कुछ समानता भी हैं। डिफरेंस ये है कि नीति आयोग केवल सरकार को सुझाव देता है और योजना आयोग योजना बनाता था। इसके अलावा अगर समानता की बात करें तो दोनों में समानता ये है कि दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब कि योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था ये होती है जिसके बारे में संविधान में बताया गया है, ठीक है, जिसके बारे में संविधान में रूल्स दिए गए हों कि मतलब इसके अध्यक्ष कैसे बनेंगे, अध्यक्ष को कैसे हटाया जाएगा, मेंबर कहाँ से आएंगे, उनकी उम्र कितनी होगी। तो जिनके बारे में संविधान में लिखा हो वह संवैधानिक संस्था होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय में पूछा गया था। देखिए अगर आपको याद हो तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है और यहीं पे वो उसका उत्तर सही होगा। यानी कि जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है वो किसी न किसी क्वेश्चन से जरूर रिलेट होगा। अगला है कि आर्थिक आसूचना परिषद, मतलब कि जिसको हम EIC कहते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो हमेशा जो इसका अध्यक्ष होगा ये होगा वित्त मंत्री, मतलब कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो हमेशा EIC के अध्यक्ष होंगे। चलिए कमेंट करके बताइए कि वर्तमान भारत में वित्त मंत्री कौन है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 24/4/2016 में पूछा गया था। अगला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, अभी इसको हम आपको पहले क्वेश्चन में हमने इसको बताया था। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पहले जब ये योजना आयोग था तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। बढ़ते हैं आगे। तो अगला है कि सरकार द्वारा किसी भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया है। इनमें से वो कौन है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए इनमें से ये है तमिल को घोषित किया गया है और आपको बता दें कि इससे पहले 2005 में संस्कृत को रखा गया था। इसके बाद 2008 में तेलुगु को, इसके बाद 2008 में कन्नड़ को, उसके बाद 2013 में मलयालम को, 2014 में उड़िया को। तो इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे आपके विकल्प है। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब कि जो चुनाव कराए। देखिए होता क्या है कि पहले जब 1951 में चुनाव आयोग काम करना शुरू किया, दरअसल चुनाव 1951 में शुरू हुए लेकिन इनको खत्म होने में पूरे 1 साल लग गए, मतलब कि 1952 में जाके रिजल्ट आया। तो
इस समय जो चुनाव आयोग होता था वो केवल एक सदस्य होता था, मतलब कि एक इसके अध्यक्ष होते थे, बाकी लोग इसके मेंबर होते थे। लेकिन जब काम बढ़ने लगा तो 1989 में इसे 3 सदस्य बना दिया गया। 3 सदस्य का मतलब कि एक हेड होगा, 2 लोग इनके नीचे होंगे और इनके नीचे काम करेंगे। अगर इन दोनों में कोई विवाद होता है तो अंतिम फैसला ऊपर वाले जो है उनका होगा। तो अब आपको बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब कि ऊपर वाले के बारे में बात की जा रही है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आप क्या बता पाएंगे कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे? तो ये है आर्टिकल 324, मतलब कि 324। आर्टिकल याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? निषेध मतलब कि मना। यहाँ पे 4 विकल्प है, पढ़िए और अपना उत्तर जरूर कमेंट करके बताइए। और देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव होकर देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद देख रहे हैं। जब भी आप देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, ये डेट है उसका और ये शिफ्ट है। देखिए, अगर एक एक ऑप्शंस को आप देखेंगे तो घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, तो इसका निषेध तो होता ही है। आचार संहिता मतलब जो इसमें कंडक्ट कोड होता है, तो आचार संहिता जब से चुनाव के डेट की घोषणा हो जाती है उसी दिन से लग जाता है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इसको। तो जब से ये शुरू हो जाता है उस समय आप कोई घृणाजनक बात नहीं कर सकते, पुतला नहीं जला सकते। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब कि आज प्रधानमंत्री हैं आप तो सरकार का यूज नहीं करेंगे, सरकार के पैसे का, लेकिन कहाँ सब कुछ हो पाता है। अगला है कि निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा जो भी अधिकारी होंगे। और इसके अलावा जो भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के जो भी अधिकारी होंगे उनका ट्रांसफर करने का अधिकार चुनाव आयोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे तीनों विकल्प सही हो गए, यानी कि सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, ये इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 326 में। आर्टिकल जरूर याद रखिए। अगर आपको आर्टिकल में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप हमारा पॉलिटी वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। 236 मतलब 326 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ, ये हुआ था 1989 में। तो उससे पहले मतलब 1989 से पहले क्या होता था कि जो लोग 21 साल के होते थे वही केवल मतदान कर सकते थे। लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसको आर्टिकल 326 के तहत रखा गया। इसमें कहा गया कि अब 18 साल के व्यक्ति जो भी होंगे वो अपना मत दे सकते हैं। सही उत्तर होगा 18 वर्ष। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु वर्ष कितना है? भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, ये आपको बताना है। देखिए, मुख्य के बारे में बात की गई है और ये होता है 65 साल। ये क्वेश्चन विधान भवन रक्षक में पूछा गया था 2/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। और आपको बता दें कि इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेने के लिए या फिर इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड हुई है UPSSC के लिए, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखिए, कई तरह की पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय लेवल की, इसके अलावा स्टेट लेवल की। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन है जो कि राष्ट्रीय लेवल की नहीं है। देखिए, कुछ रूल्स होते हैं जिसमें आपको लोकसभा में 4 सीटें, कुछ परसेंटेज, ये आप पॉलिटी का विषय है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में मतलब विस्तृत बताया जाएगा। लेकिन इनमें से जो सही उत्तर है ये है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गड़म। ये पार्टी है जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे कि बता दें आपको, तो बात करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह आप देखते हैं हाथ है। BJP है मतलब भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल है। बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें आप बाली और हंसिया देखते हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें हंसिया, हथौड़ा और तारा दिखता है। कांग्रेस के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके अलावा एक NCP है मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी है NPP जिसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। हालांकि बस यही नहीं है, इसके अलावा भी कई हैं जैसे कि सपा हैं। तो इस तरह
अगला क्वेश्चन है कि एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वो लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीतेगा, और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। देखिए यहीं से तय होता है कि वो पार्टी राष्ट्रीय है कि या फिर स्टेट लेवल की है। इसमें रूल्स बनाया गया है कि लोकसभा में आपको कितनी सीटें जीतना ही होगा, तो लोकसभा में आपको जीतना होगा कम से कम 11 सीटें, और जो ये 11 सीटें आप जीतेंगे ना, ये जो वैध मत होगा उसके 6% होना जरूरी है, और ये तीन स्टेटों से आना जरूरी है। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। ये क्वेश्चन देखिए विधान भवन रक्षक में पूछा गया है 2/12/18 के सेकंड शिफ्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको पार्टियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख के जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सही उत्तर है 1980। पहले इसको जनसंघ के नाम से जाना जाता था, बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी को इसका नाम मिला। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। मतलब आपने सुना होगा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, क्या बड़ा क्या छोटा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कौन ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है। तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति होंगे कानून के समक्ष क्या होंगे, सब बराबर होंगे। अच्छा, बता सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है यूएसए से, मतलब कि अमेरिका से केन सुपरवाइजर में पूछा गया था। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। मतलब ये भाग दूसरा है, संविधान का ये भाग दूसरा है। पहले में 1 से 4 तक के बारे में दिया गया है, दूसरे में 5 से 11 तक के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 5 से 11 तक ये किस बारे में है। तो देखिए 5 से 11 वाला जो बात की गई है ये है भारत की नागरिकता। मतलब इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिलेगी, ठीक, कैसे उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। हालांकि ये जब 1955 में आया तब से इसके कई इसमें चेंजेस भी किए जा चुके हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है। बताइए, ये यहाँ पे 4 विकल्प हैं। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था, और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि अगर आप इस तरह की ढेर सारा मटेरियल पाना चाहते हैं, UPSSC, UPP या फिर बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम है, तो आप जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 300A के बारे में की गई है, तो 300A में कहा गया है संपत्ति के बारे में, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था। पहले क्या था कि जो ये संपत्ति है ये एक मौलिक अधिकार हुआ करती थी, बाद में इसको जब ट्रांसफर कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, तब इसको 300A में भेज दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। किस पहलू से संबंधित है, कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से। हमने जो स्टैटिक पॉलिटी बनाया है, मतलब अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर ऐप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा, तो उसमें हमने इसको अच्छे से कवर किया है। आपका कोई भी एग्जाम होगा वनडे का, वहाँ आप जाकर उस वीडियो वो आपके लिए फ़ायदे हो सकती है। देखिए 324 से 380 ये सारे चुनाव से रिलेटेड हैं, जिसमें ये 61वें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है 326 में। इसके अलावा और भी कि कैसे चुनाव कराया जाएगा, कहाँ पे क्या होगा, ये सारे 324 से 329 के बीच में बताया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है। अगेन वही क्वेश्चन। तो देखिए कहा गया है, तो ये होगा 324 से लेकर 329 तक। अगर ये पूछा जाए कि किसमें ये कहा गया है कि अब 18 साल के लोग मतदान दे सकते हैं, तब आपका सही उत्तर होता 326, लेकिन केवल चुनाव है यानी कि 324। अगला है कि आर्टिकल 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। आर्टिकल के बारे में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी UPSSC में हाई लेवल का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे पूछा गया आर्टिकल 243 के बारे में 243, तो ये है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है, और अगर आप देखेंगे इसके अलावा तो इसको 243 को, हाँ सही है, 243 को 9वीं अनुसूची में ही रखा गया है।
अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को शुरू किया। मतलब ये दोनों अवार्ड है, तो किस आर्टिकल के तहत ये अवार्ड दिए जाते हैं ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस है उनके बारे में हम बताते हैं। जैसे 15 है तो 15 में देखिए जाति, लिंग, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है भेदभाव। 16 में ये बताया गया है कि जो भी राज्य होगा या राज्य के नागरिकों के लिए कानून बनाएगा। ठीक। 17 में बताया गया है कि छुआछूत पे कानून बनाया जाएगा, कोई छुआछूत नहीं होगी। ठीक। 18 में बताया गया है भारत रत्न और पद्मश्री के बारे में। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था। अगला है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है। ये क्वेश्चन आबकारी सिपाही में पूछा गया था। सही उत्तर है 315। 315। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। आप जितना जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं। कहा गया है स्मारकों के बारे में और ये है अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद नंबर 49 में बताया गया है स्मारकों के बारे में। अगला है कि भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। आपको बताना है कि किस अनुसूची में। मतलब जो 7 सिस्टर्स आप देखते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके लिए अलग प्रावधान बनाया गया है और ये बनाया गया है 6वीं अनुसूची में। व्यायाम प्रशिक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है। भाग 1 मतलब जिसमें 1 से लेकर 4 तक का आता है। भाग 2 मतलब 5 से लेकर 11 तक का आता है। भाग 3 मतलब 12 से लेकर 35 तक का आता है। भाग 4 मतलब 36 से लेकर 51 तक का आता है। तो इस तरह ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी वाली वीडियो देखिए, आपको ये सब पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे भाग 1 के बारे में कहा जाए तो भाग 1 के बारे में संघ के बारे में बात की गई है। लेकिन अगर इसको हम 2 बना दे तब, अगर इसको हम 2 बना के कहें तब, तो 2 में नागरिकता है 5 से 11। तो बढ़ते हैं आगे। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 4 ऑप्शन है। ग्राम विकास अधिकारी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब वीडियो में। कमेंट करके बताएं। ये है 5वीं अनुसूची। कौन 5वीं अनुसूची। इसी में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। अगला है कि अगला बढ़ते हैं तो 22 भाषाओं वाला देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। 22 भाषाओं 8वीं अनुसूची में, 8वीं में। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपको बताना है कितने साल पे ये गठन होता है। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था वीडियो में। अगर आप लेखपाल जैसे किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जो कि यूपी SSSC का है, तो इस तरह का क्वेश्चन आना जायज है उसमें। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर है 5वें वर्ष की समाप्ति पर। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। देखिए अध्यादेश ये होता है कि मान लीजिए कि संसद में कानून बनते हैं। संसद मतलब कि लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है और राष्ट्रपति भी, वो तो रहेंगे ही हमेशा। तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में या फिर राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में फिर भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, साइन होगा, ये बन जाएगा कानून। तो ये जो सेशन है ये 6 महीने पे होता है। मतलब कि लगभग कहें, एक औसत कहें तो साल भर में 2 बार, कभी कभी 3 बार भी होता है, 4 बार भी कराया जा सकता है। ये सरकार और विपक्ष पे डिपेंड है। तो यहाँ पे जब ये सेशन हो रहा है तभी कोई कानून बनेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि सेशन नहीं चल रहा है और कानून की जरूरत पड़ गई, तो उस दौरान संविधान संशोधन को छोड़ करके बाकी किसी भी मामले पर राष्ट्रपति को पावर है कि एक अध्यादेश ला दे। मतलब कोई भी कानून है उस पर साइन कर दे तो वो कानून माना जाएगा। अगर कैबिनेट का अप्रूवल हो और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो तो ये कानून बन जाएगा, बशर्ते कि जब अगली संसद की बैठक होगी तब उसमें उसको पास कराना ही पड़ेगा। अगर आप पास नहीं कराएंगे तो जो कानून राष्ट्रपति के सिग्नेचर से बना था वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति को ये पावर मिलता है आर्टिकल 123 में।
ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बताइए, आर्टिकल पूछा गया है। ये है 244, विधान भवन रक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? यह भी क्वेश्चन विधान भवन रक्षक में पूछा गया था। बताइए कमेंट करके। यह है 75(1), भाग 75 का 1। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अभी आपने देखा यही वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये था राष्ट्रपति के लिए। आपका सही उत्तर था 123, मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है केंद्र में 123 के तहत। लेकिन अगर वही काम, वही अध्यादेश एक राज्य में जारी करना हो तो ये राज्य का राज्यपाल करेगा। तो ये किस आर्टिकल के तहत? तो ये है 213। देखिए क्या डिफरेंस है इसमें, ये करेगा राज्यपाल और ये करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लोअर तृतीय में पूछा गया था, काफी कंफ्यूजन होती है यहाँ से। अगला है कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? कौन है जो कि संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? कमेंट करके बताएं। देखिए 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची मतलब कि जिस पर पावर केवल केंद्र सरकार को होगा। एक सूची बनाई गई केंद्र वाली, उसी को हम ये कहते हैं। उसके बाद एक राज्य वाली बनी। राज्य में जो भी मुद्दे हैं जैसे कि पुलिस, तो इन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। हालांकि इन पर भी केंद्र बना सकता है, लेकिन वो एक विशेष प्रक्रिया है। इसके अलावा एक सम्मिलित सूची थी जिसमें जिस मुद्दे पर कोई भी कानून बना सकता है। तो संघ सूची में पूछा गया है और ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य अगर आपको बताएं तो जो संघ सूची थी जब संविधान बना तो इसमें 100 पॉइंट थे, 100 मामले थे। जो राज्य सूची थी इसमें 61 विषय थे, और जो समवर्ती सूची थी, बीच वाली सूची जिसमें कोई भी कानून बना सकता है, इसमें 52 पॉइंट थे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपने कितना उत्तर कमेंट करके दिया ये भी हम जरूर देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।